नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और हम लोगों ने IGC1 के सारे लेक्चर्स देखे, GC2 के सारे लेक्चर्स देखे, जिसमें अभी हम लोगों ने एट्थ एलिमेंट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेवन्थ हमने इसके पहले कंप्लीट किया। तो इस एलिमेंट में हम लोग जानने वाले हैं जनरल वर्क प्लेस इशूज़, यानी कि हमारे वर्क प्लेस पे क्या क्या इशू होते हैं और उसे कैसे सॉल्व करें। इस पूरे एलिमेंट में हम लोग जानेंगे कि हेल्थ, वर्क वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और उसके बाद वर्क एट हाइट का हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेफ वर्क प्रैक्टिसेस फॉर वर्किंग विद इन कन्फाइंड स्पेस का पूरा देखेंगे, हजार्ड एंड कंट्रोल। उसके बाद डिस्क्राइब हजार्ड एंड कंट्रोल एसोसिएटेड विथ लोन वर्किंग, अकेले अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें उनके लिए क्या खतरे होते हैं और कैसे बचें। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्लिप ट्रिप वर्क प्लेस पे होता है तो इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि सेफ मूवमेंट अगर पीपल और व्हीकल को कराना है तो क्या क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं ड्राइविंग के बारे में, यानी कि वर्क रिलेटेड ड्राइविंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि कोई वर्क प्लेस पे हाइड्रा, क्रेन या 4 व्हीलर कोई भी अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो इसमें क्या खतरे होंगे। और हम लोग दो तरह के व्हीकल को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलेंगे या डीजल, पेट्रोल, एलपीजी। तो इन एलिमेंट में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इन सभी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो के हर एक पार्ट को देखें ताकि आपको पूरा ये एलिमेंट समझ में आएगा। मैं हर एक पॉइंट को, जितना भी आप देख रहे हैं कि ये डॉट डॉट दिया गया है, उस सारे को मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट में बनाइए। बट अगर आपको ये पूरे कंटेंट समझने हैं तो थोड़े लॉन्ग में तो जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट में आपको शॉर्ट ही नॉलेज मिल पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 8.1 हेल्थ वेलफेयर वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहा है और ओपन बुक एग्ज़ाम में केवल फर्स्ट पेपर जो ही है वो आपका थ्योरी है, बाकी जो है सेकेंड पेपर आपका प्रैक्टिकल है। तो यानी कि GC1 जो है वो थ्योरी है। बट आप समझ लीजिए कि आपको दोनों पेपर का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा ना, तब तक आप अच्छा ओपन बुक एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि GC1 के सारे लेक्चर्स, अगर आप हिंदी समझते हैं तो ये हमें लगता है कि YouTube पे सबसे बेस्ट लेक्चर है आपके लिए। और हिंदी मतलब कि आपका GC1 और GC2 के सारे वीडियो देखेंगे और जब फिर आप पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे, एक तरफ बुक पढ़ेंगे और एक तरफ लेक्चर देखेंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके पास नॉलेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम वगैरह में भी सिनेरियो बेस क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, उसमें से आपको आंसर निकालने हैं उस क्वेश्चन का। तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास क्या समझ है, आप कितना कंटेंट को समझते हैं, आप उसी बेस पे उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाएंगे। तो समझ बनाने के लिए आपको समय देने की आवश्यकता है और पूरे एलिमेंट पे आप समय दीजिए, इस लेक्चर पे समय दीजिए। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ, जिससे हमें लगता है कि आपको ज़्यादा फील आएगा इस सब्जेक्ट का, और जिससे कि आपको बोरिंग ना लगते हुए आपका एक कम समय में ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा हर एक पॉइंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हेल्दी रहने के लिए साइटों पे किस तरह का रिक्वायरमेंट होना चाहिए,
वेलफेयर फैसिलिटी क्या क्या होता है ये भी देखेंगे, और वर्क इन्वायरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, यानी कि हॉट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग जनरल देखेंगे, नॉर्मल। तो आइए देखते हैं कि वेलफेयर प्रोविज़न, जैसा कि हम अब जानते हैं कि ये कोर्स इंटरनेशनल है, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो एक्ट है उसको रेफ़र ना करते हुए हम लोग किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को रेफ़र करेंगे, जिसमें कि ILO आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी को, चूँकि आप देखेंगे हर एक कंट्री में तो अलग अलग एक्ट होता है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये क्लियरली मेंशन है कि वेलफेयर फैसिलिटी साइट पे क्या होनी चाहिए। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन जो BOCW एक्ट 1996 है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कंस्ट्रक्शन साइटों पे किस तरह का वेलफेयर प्रोविज़न होना चाहिए। बट यहाँ हम अकॉर्डिंग टू ILO ही बात करेंगे। ILO C120 हाइजीन कॉमर्स एंड ऑफिस कन्वेंशन 1964, तो उसके अनुसार जो है, और C167 यानी कंस्ट्रक्शन के लिए, ये दोनों हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। तो इसके अनुसार, चूँकि हम ये जनरल सर्टिफिकेट है इसलिए हम दोनों को रेफ़र कर रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का पढ़ते तो हमें ऊपर वाला करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके अनुसार ड्रिंकिंग वाटर साइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रिंकिंग वाटर ना रहे तो कोई वहाँ पे टिक ही नहीं सकता, मतलब कि वो भाग जाएगा, क्योंकि पानी पीने की फैसिलिटी ही नहीं है। अपना खुद लेके आएगा, अदरवाइज़ जो है वह वहाँ पे नहीं रह सकता। तो कई वर्क प्लेस जो है रिमोट में होता है जहाँ पानी की फैसिलिटी ना हो, तो ड्रिंकिंग वाटर तो कंपलसरी होना चाहिए। सैनिटरी कन्वीनियंस होनी चाहिए, यानी कि वही लैट्रिन बाथरूम साफ़ सफाई के लिए ये होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जैसे हैंड वॉश हो गया, या अगर हम पूरे फेस वॉश करने के लिए हो गया, नहाने के लिए भी कई जगहों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस तरह का वहाँ सिचुएशन रहता है। साथ में आप देखते हैं कि हर एक वर्क प्लेस पे कई जगहों पे कंपनी का ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है। जैसे पेंट वाले वर्कर जो है, पेंट का जो एप्रोन आता है वो पहन के पेंट करते हैं, फिर अपना ड्रेस पहन लेते हैं। तो इस तरह के लिए चेंजिंग रूम की आवश्यकता होती है, या अगर लेडीज़ काम कर रही है तो चेंजिंग रूम की कंपलसरी आवश्यकता है। तो ये है। उसके बाद एकोमोडेशन फॉर क्लोथिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि वर्क प्लेस के लिए अलग अलग क्लोथिंग होता है, तो उसको रख रखाव के लिए भी एकोमोडेशन होना चाहिए। और रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटी, आप 8 आवर्स अगर काम करते हैं तो लंच ब्रेक तो ज़रूर होगा। उस समय आपको बैठने के लिए और खाने के लिए वर्क प्लेस से थोड़ा दूर एक साफ़ सुथरा एक फैसिलिटी कैंटीन वगैरह होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे मतलब कि साफ़ सुथरे जगह पे खा सकें और आप किसी को बीमारी को न ले पाए। तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट बेसिक वेलफेयर फैसिलिटी वुड यू एक्सपेक्ट एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आप इन लोगों के लिए किस तरह का फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी नर्स है, मान लो किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो उनके लिए किस तरह का फैसिलिटी होना चाहिए। तो मेरे अनुसार उन लोगों को जैसे हैंड वॉश करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये क्लोथ रखने के लिए इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए, इनके सामान वगैरह रखने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर भी इसका दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना कि उनको, इनके लिए नर्स के लिए क्या होना चाहिए, क्लीन एडिक्वेट लीट एंड वेंटिलेटेड टॉयलेट होना चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ सेपरेट फैसिलिटी अनलेस लॉकेबल, क्लीन एंड ऑर्डरली ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनको वॉश फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी विक्टिम को, किसी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको अगर उनके ऊपर काम करती हैं तो बहुत सारा जो है हाथ गंदे होंगे। तो एज अबव और इन विसिनिटी ऑफ टॉयलेट और चेंजिंग रूम, ठीक है, सोप, टॉवेल्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर, शावर इफ़ नेसेसरी, और ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए जो कि मार्क्ड हो, यानी कि उस पर लिखा हुआ कि पीने का पानी है, रेडिली एक्सेसिबल, सफिशिएंट कप और जेट। ठीक है, उसके बाद एकोमोडेशन उनके लिए प्रोवाइड होना चाहिए, जैसे एडिक्वेट नंबर ऑफ सूटेबल एंड सिक्योर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, रेडी एक्सेसिबल सफिशिएंट कैपेसिटी, सीटिंग एंड प्राइवेसी, फैसिलिटी टू रेस्ट एंड ईट मील होना चाहिए, जैसे एडिक्वेट नंबर, रेडिली एक्सेसिबल सीटिंग नंबर, स्मोकिंग एरिया होनी चाहिए। उसके बाद कैन बी वर्क एरिया इफ़ नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, एरिया टू ऑब्टेन प्रिपेयर हॉट ड्रिंक,
हीट फूड कैंटीन, नो ऑब्लिगेशन, ठीक है। डिसेबल वर्कर के लिए किस तरह का फैसिलिटी बनाना है, तो उनके लिए एक डोर होना चाहिए, पैसेज वे, स्टेयर, इस तरह का होना चाहिए जिसमें मतलब कि सीढ़ी नुमा बना हो, मतलब कि उसमें स्टेप ना हो, ऐसे ढलान हो, तो ये डिसेबल वर्कर के लिए है, ठीक है ना। तो जिस तरह के लोग रहेंगे ना उस तरह का वहाँ पे फैसिलिटी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं मिनिमम वेलफेयर प्रोविज़न। मिनिमम वेलफेयर प्रोविज़न जो है अपने यहाँ जैसे कहीं भी साइटों में मैंने बताया कि ड्रिंकिंग वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ड्रिंकिंग वाटर अच्छे क्वांटिटी में हो वहाँ पे, और लेबल्ड हो, ठीक है ना। लेबल्ड मतलब उस पर लिखा होना चाहिए कि ये ड्रिंकिंग वाटर। आप जानते हैं हर जगह ना दो तरह का वाटर अवेलेबल होता है, एक अवेलेबल होता है आपका हैंड वॉश के लिए, और एक होता है आपका पीने के लिए। तो उसके ऊपर एक क्लियरली मार्क होना चाहिए कि ये पीने का पानी है या हाथ धोने का पानी है। सैनिटरी कन्वीनियंस में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि इतने आदमी है तो इतने वहाँ पे लेटरिन बाथरूम होना है। उसके बाद सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन, अगर दोनों काम कर रहे हैं ना तो दोनों के लिए अलग अलग होना है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर, यानी कि जो लेटरिन बाथरूम है उसके ऊपर कवर होना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए ऊपर में। और क्लीन लीट एंड वेंटिलेटेड हो जिससे हवा बाहर निकले, और ये लीट हो, लाइट वगैरह लगा हो प्रॉपर। प्रोविज़न फॉर द डिसेबल्ड, यहाँ डिसेबल्ड पहुँचने के लिए ना जैसे आप देखेंगे इस तरह का स्टेप बना होता है, तो डिसेबल नहीं पहुँच पाएंगे, तो इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, या जो भी हो जिस तरह का भी व्यवस्था हो, लेकिन डिसेबल वहाँ पे ऐसा हो कि पहुँच जाए अगर काम कर रहे हैं तो। अगर वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं डिसेबल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग फैसिलिटी जो है जैसे कि क्लोज टू द टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट में आदमी जाए तुरंत हाथ धोए। चेंजिंग रूम होना चाहिए, शावर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड वाटर, सॉप, टॉवेल्स, मीन्स ऑफ ड्राइंग, जैसे हाथ धोने के बाद भी आदमी को हाथ सुखाना होता है तो या तो कोई अपना रुमाल यूज़ करता है, अदरवाइज वहाँ पे ड्रायर भी रहता है। आप देखेंगे एयरपोर्ट वगैरह में कि आप हाथ आगे करेंगे तो हॉट एयर निकलता है जिससे कि आपका हाथ जो है ड्राई हो जाता है। चेंजिंग रूम में क्या होना चाहिए, फॉर स्पेशल वर्क वियरर के लिए होना चाहिए। लीट क्लीन एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए। वो तो सेपरेट फैसिलिटीज़ फॉर मैन एंड वुमेन, जो चेंजिंग रूम है ना जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, मैन एंड वुमेन के लिए एक नहीं रहना चाहिए। एकोमोडेशन फॉर क्लोथिंग, जहाँ क्लोथ रखना है वहाँ पे लॉकर होना चाहिए, यानी कि सब लोग अपना अपना कपड़ा लॉक करें। उसमें क्या है ना कि सभी लोग अलग अलग एरिया में काम करते हैं तो उनके कपड़े पे अलग अलग मतलब कि कंटामिनेशन आते हैं, जिससे कि अगर एक दूसरे कपड़ा अगर एक जगह मिक्स हो जाए ना तो इनका बीमारी उनको लग सकता है। इसलिए सेपरेट सबका होना चाहिए, उसमें लॉकर हो, कोई किसी का चोरी ना हो पाए और सेपरेट रहे। पर्सनल क्लोथिंग क्लीन एंड सिक्योर, ठीक है। और सेपरेट स्टोरेज फॉर डर्टी वर्कवियर, डर्टी वर्कवियर जो है वो अलग रखना चाहिए जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। और रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटी में क्या होना चाहिए, तो सफिशिएंट सीट एंड टेबल, जितने वर्कर हो ना उसके अनुसार सीट एंड टेबल्स अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद अवे फ्रॉम वर्क लोकेशन, ये जहाँ काम हो रहा है वहाँ से दूर हो, इसलिए क्योंकि जैसे सपोज वहाँ पे केमिकल प्लांट है और जहाँ केमिकल है वहीं पे खा रहे हैं, यानी कि केमिकल का जो डस्ट है वो उड़ के उनके खाने में आएगा जिससे कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये खासकर दूर और मतलब कि स्वच्छ जगह पे होता है। हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का कोई स्मोक डस्ट इस तरह का नहीं हो। मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग हॉट फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, वहाँ दोनों फूड बनाया जा सके। और सेपरेट फैसिलिटी फॉर न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर, ठीक है, जो न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर है, न्यू मदर मतलब जिनका बच्चा अभी अभी जन्म लिया है। एक्सपेक्टेंट मदर का मतलब होता है जिसका जो प्रेग्नेंट है, माने अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ये दोनों क्या है ना वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपुल है। इसका मतलब ये होता है इनको रोग जल्दी लगता है, तो इनके लिए सेपरेट फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद आइए जानते हैं वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं ना वहाँ की सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। इसके पहले मैंने जो बताया वेलफेयर फैसिलिटी, यानी कि आपको ड्रिंकिंग वाटर ये सब जो है वेलफेयर फैसिलिटी में आता है। बट ये जो है ना इन्वायरमेंट, यानी कि आपके आसपास जो है किस तरह का
इन्वायरमेंट हो ताकि आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको, बट कंपनियों में मैक्सिमम भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम ये है कि स्पेस वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि स्पेस नहीं रहेगा, बहुत एकदम नज़दीक नज़दीक सभी लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा, काम करने नहीं बनेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, दम घुटेगा। उसके बाद एडिक्वेट स्पेस टू अलाउ वर्कर टू परफॉर्म टास्क सेफली, इतने दूरी दूरी पे हो वर्कर की काम सेफली हो पाए, और अगर दूरी नहीं है तो काम सेफली नहीं हो पाएगा। सीटिंग जो है वहाँ पे होना चाहिए, यानी एप्रोप्रिएट सीटिंग, यानी कोई वहाँ बैठ के काम कर पाए। स्टेबल बास्केट फुट रेस्ट वेयर एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, जहाँ भी ये ज़रूरी हो ये सब, बैक रेस्ट फुट रेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो, स्टेबल। उसके बाद वेंटिलेशन जो है वहाँ प्रॉपर, यानी कि सपोज आपने अच्छा एक रूम दे ही दिया बट इसमें एयर का फ्लो नहीं हो रहा है तो लोगों का दम घुटेगा, तो इसमें विंडो वगैरह प्रॉपर हो, वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन दोनों हो सकता है, चाहे वो मैकेनिकल वेंटिलेशन हो या नेचुरल वेंटिलेशन हो, यानी कि हवा जैसे ये विंडो से अपने आप आता जाता हो, अदरवाइज आप फैन इसमें लगा दिए ऊपर में, ठीक है ना, और हवा का फैसिलिटी इसमें हो गया। उसके बाद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एंड प्यूरिफाइड एयर का अरेंजमेंट हो, हीटिंग फैसिलिटी हो। अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर कोई इस रूम में काम कर रहा है और बहुत ठंड है यहाँ पे अंदर में या कोल्ड स्टोरेज इस तरह का है, तो उसके लिए रिजनेबल टेम्परेचर इंडोर होना चाहिए। और सेडेंट्री वर्क 16 डिग्री जो है ना, और जो इनएक्टिव और सीट करके काम कर रहे हैं ना उनके लिए 16 डिग्री टेम्परेचर अच्छा होता है, बट जैसा लोग पसंद करें उसके अनुसार टेम्परेचर एडजस्ट हो पाए। और मैनुअल वर्क कोई कर रहा है, ज़्यादा हेवी वर्क कोई कर रहा है ना, तो उसको 13 डिग्री जो है ना ये टेम्परेचर उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि बॉडी से हीट भी तो निकलता है ना उसको मेंटेन करने के लिए। ऐसे बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल, अंदर जो इंटरनल है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट जो है काम जब करते हैं ना तो बॉडी हीट लॉस करता है, इसलिए ये बाहर का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी तो जाके ये बैलेंस हो पाता है। उसके बाद लाइटिंग जो है एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लाइटिंग नहीं रहेगा तो दिखेगा ही नहीं फ्रिकली। एडिक्वेट लाइटिंग इसलिए कहा जा रहा है कि तो जो लक्स लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, साथ में ये फ्लिकरिंग या रिफ्लेक्टिंग इस तरह का लाइटिंग नहीं होना चाहिए। तो वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में मिनिमम लेवल अचीव्ड होना चाहिए, जैसे हम बताना लक्स का लेवल जो है जो काम हो रहा है ना उसके अनुसार आप नेट में सर्च मार लेंगे तो किस काम के लिए कितना लक्स लेवल चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो वो होना चाहिए। नेचुरल लाइट इज बेस्ट सबसे होता है, नेचुरल लाइट अच्छा रहे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। और लाइटिंग एडजस्टेड टू द लेवल डिटेल्स रिक्वायर्ड, लाइटिंग एडजस्टेबल होना, यानी कि मान लें बहुत सारा वहाँ पे छोटे छोटे ऊपर में बल्ब लगे हुए थे, जितना ज़रूरत है उतना उतना हम लोग जला ले रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ लोकल लाइटिंग में भी नेसेसरी, जैसे बहुत सारा फाइन वर्क कर रहे हैं छोटा छोटा ना, तो उसके ऊपर लोकल लाइटिंग इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। और लोकल लाइटिंग ऑन क्रिटिकल एरियाज़, कई जगह बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे भी इस तरह का लोकल लाइटिंग होना चाहिए कि वो हम पर्टिकुलर वहीं फोकस करें। नो रिफ्लेक्शन और ग्लेयर, जैसे किस तरह का, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है ना तो इसको यहाँ पे कोई किस तरह का इस तरह का रिफ्लेक्ट होकर उसके आंखों पे न आए, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। नो क्रिएशन ऑफ शैडो, ठीक है ना, जैसे बहुत सारा ये है और शैडो क्रिएट हो गया, अब शैडो क्रिएट हो गया अगर यहाँ पे गड्ढा है तो वो दिखेगा नहीं, तो चारों तरफ लाइटिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और नो फ्लिकरिंग मतलब लाइट जो है ना जल रहा है बुझ रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे ऐसे जल बुझ रहा है। सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट हो ना उसके लिए वो लाइट सूटेबल होनी चाहिए। जिससे आप जानते हैं कि अगर पेट्रोलियम में अगर आप काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पे एक EX प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उस जोन के लिए वो लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, ये स्विच या ये जंक्शन बॉक्स रहेगा ना, इससे स्पार्क आएगा और वहाँ पे फायर हो जाएगा किसी भी पेट्रोलियम में या जहाँ पे LPG रखा गया है, तो उसके अनुसार वो सूटेबल होना चाहिए। इमरजेंसी लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड इफ़ मीन्स पावर फेल, कई जगहों पे लाइटिंग का बैकअप होना चाहिए, अगर आप बैकअप नहीं रखते हैं ना तो लाइट चला गया सारा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी लाइटिंग वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। एक ग्रुप एक्सरसाइज है कि व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विथ
वर्किंग इन हॉट इन्वायरमेंट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट। गर्मियों के समय में जब आप काम करते हैं ना, या ठंडे में जब आप काम करते हैं, तो दोनों में क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं आपको बताना है। हाउ कैन दिस हेल्थ रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गर्मियों के समय में है और ये ठंडे के मौसम में, तो दोनों का अपना अलग अलग खतरा है। आइए देखते हैं। जब हॉट इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर तो वहाँ होना ही चाहिए। मसल क्रैम्प, जो बदन दर्द करने लगता है, ये मसल जो है ना, मसल में पेन होने लगता है। हीट स्ट्रेस, मतलब कि आप समझ जाएं कि हीट स्ट्रेस आ जाता है, मतलब दिमाग पे जोर पड़ने लगता है। हीट एग्जॉशन, यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक, जिसको आप समझ रहे हो लूह लगना समझ रहे होंगे, लूह लग जाता है आदमी को। और जो आप ऊपर का स्किन रहेगा ना, स्किन बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप किसी हॉट इन्वायरमेंट में, आप गर्मियों के दिन में काम करते हैं। तो ज़्यादा इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप नेट में सर्च करेंगे, अच्छे से और डिटेल्स मिल जाएगा। कोल्ड इन्वायरमेंट में जब हम काम करते हैं ना, तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी कि हमारा मसल जो है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। हमारा मसल सिकुड़ जाता है। और फ्रॉस्ट बाइट होता है, यानी कि ठंडे से जो है ना, आप देखे होंगे कि जल जाता है कई जगहों पे। और स्लिप इंजरी, आइस फ्लोर वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, स्लिप होता है जब हम बर्फ़ पे हमारा पैर पड़ता है तो। और फ्रीज बर्न इंजरी, जब कोई कोल्ड गिर जाता है हमारे ऊपर ना, तो स्किन बर्न हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर इसके क्या होंगे, तो जब आप गर्मियों के समय में काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ वेंटिलेशन हो, हवा प्रॉपर आता जाता हो, जिससे कि आपका हीट, मतलब कि ज़्यादा आपका बॉडी का बढ़े नहीं, यानी कि यहाँ पे हीट एग्जॉशन हो। और इंसुलेट हीट सील्ड हीट सोर्स, जहाँ भी जैसे कि अगर यहाँ पे सन है ना, तो यहाँ अगर यहाँ पे लाइट डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे कवर डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया, हम लोग सील्ड कर दिए इसको, है ना, बीच में कवर डाल दिए। उसी प्रकार कहीं पे अगर हीटर वगैरह चल रहा है ना, या कोई मशीन बहुत हीट जनरेट कर रहा है, तो उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। या इसको फैन लगा दीजिए जिससे कि हीट इसका बाहर जाए। प्रोवाइड कूल रिफ्यूज़ जो है ना, जैसे कि अगर कोई बाहर में धूप में काम कर रहा है, तो वहाँ पे एक शेड लगा दीजिए, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे ठंडे में आके कोई रेस्ट कर पाएगा। और ड्रिंकिंग वाटर तो होना चाहिए, वही कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, कोल्ड होना चाहिए। और फ्रीक्वेंट ब्रेक मिलना चाहिए कि आप हमेशा 2 घंटे पे आप रेस्ट करें, पानी पिएं। जॉब रोटेशन, वही बताया, यानी कि आपको हर एक 2 घंटे में कोई दूसरा आदमी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो जाए। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, जो क्लोथिंग है ना वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि जनरली आप देखेंगे धूप में आदमी वाइट पहनता है और कॉटन पहनता है, तो इस तरह का क्लोथिंग होना चाहिए। कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या हमें प्रोटेक्शन लेने चाहिए, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट फ्रॉम द ड्रॉट, ठीक है। सील्ड लेग्स, कूल्ड सरफेस, यानी कि हमें जूते वगैरह पहनने चाहिए, मोजे वगैरह पहनने चाहिए, जिससे कि न आए ठंडक पैर में। पीपी यानी कि इंसुलेटिंग पीपी पहनने चाहिए, जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए। प्रोवाइड वार्म रिफ्यूज़, यानी कि मैंने बताया ना यहाँ पे कि वार्म रिफ्यूज़ होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे जाएँ, ठंडे में काम कर रहे हैं, जहाँ जाएँ वहाँ पे आपको गर्मी मिले। ठंडे में इसके लिए अपोजिट है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। फ्रीक्वेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेक मिलना चाहिए आपको। और जॉब रोटेशन ये तो सेम रहेगा। एक्सेस टू वार्म फूड एंड ड्रिंक्स, यानी कि चाय वगैरह आपको मिल जाए, कुछ गरम गरम मिल जाए जब आप ठंडे में काम कर रहे हैं तो। और ट्रीट आईसी फ्लोर, जो आईसी फ्लोर है वहाँ पे कोई स्लिप ट्रिप ना हो, इसके लिए उसको हटाने का प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि उसको किसी तरह का कोई स्लिप ट्रिप ना हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। और हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, तो हम लोगों ने सीखा कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, और साथ में हमने देखा कि वर्क इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए,
और उसमें दो इन्वायरमेंट हमने देखा कि हॉट इन्वायरमेंट और कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर कोई काम करे तो किस तरह का प्रिकॉशन लिया जाए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट ना आए। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इतना देख लिए तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।